हेलो एवरीवन, आई एम पूजा राउत। वेलकम टू अड्डा 24/7 स्कूल। सो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2। एनसीईआरटी सॉल्यूशन बच्चों जो हमारा चैप्टर नंबर 8 है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, दैट इज इंफ्रास्ट्रक्चर, उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं उनको हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले जो वीडियो में था बच्चों, उसमें भी बच्चों हमने इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस थे उनको हमने सॉल्व किया था। 2 पार्ट्स में हम बच्चों इन एनसीईआरटी क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। आई होप सो कि बच्चों आपने प्रीवियस वीडियो देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे बच्चों तो आपको प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल मिल जाएंगे। सो बच्चों ये आज हम करने वाले एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट 2 करने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर का। तो देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस है। सो पहला क्वेश्चन आ चुका है बच्चों स्क्रीन पे। वैसे तो ये 11 नंबर का क्वेश्चन है, पर हमारे लिए इस वीडियो में पहला क्वेश्चन है जो क्या कह रहा है, हाउ हैज द कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी चेंज ओवर द ईयर। ये कह रहा है कि जो कंजप्शन पैटर्न ऑफ एनर्जी है, कंजप्शन कौन करता है, एनर्जी का कंजप्शन करता है एक ह्यूमन बीइंग। अब एक ह्यूमन बीइंग का कंजप्शन कितना चेंज हुआ है ईयर्स में, ये हमें बताना है बच्चों। सो सिंपल सा है बच्चों, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, एनर्जी का डिमांड भी इंक्रीज होगा। डिमांड भी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। सिंपल सा है कि जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे एनर्जी की डिमांड भी इंक्रीज हो रही है। जैसे कि अपन अभी मान के चल रहे हैं कि अब से 30 या 40 साल पहले बच्चों लोगों के पास बहुत कम व्हीकल्स थे। सो वो क्या कर रहे थे, पेट्रोल की डिमांड कम कर रहे थे। अब अगर हम देखें सो हर दूसरे या तीसरे पर्सन के पास में कोई ना कोई व्हीकल है, यानी कि पेट्रोल और डीजल की डिमांड भी क्या हो रही है बच्चों, इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वहां पे बच्चों क्या कर रहे हैं, वो लोग एनर्जी की डिमांड भी क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहले गैस सिलेंडर की जो मांग थी बच्चों, सीएनजी की जो मांग थी वो बहुत कम थी, पर अभी की अगर हम बात करें, अभी जो सिलेंडर है, जो सीएनजी के सिलेंडर्स है, उनकी डिमांड बहुत इंक्रीज हो गई है। क्योंकि बहुत जगह, जैसे हम हाउस होल्ड की बात करें, सो हाउस होल्ड में ज्यादातर जो डिमांड है बच्चों किसकी होती है, यहाँ पे सीएनजी की यहाँ पे क्या होती है, डिमांड होती है। सो मैम देखते हैं, इन इंडिया डिफरेंट सोर्स ऑफ एनर्जी आर कन्वर्टेड इनटू अ कॉमन यूनिट मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विपमेंट, जिसको हम MTOE कहते हैं। यहाँ पे बच्चों डिफरेंट जो सोर्सेस है एनर्जी के, अगर हम उसको यूज करते हैं तो बच्चों यहाँ पे उसको कन्वर्ट करके कैसे लिखेंगे, कन्वर्ट इनटू अ कॉमन यूनिट। उसको हम एक कॉमन यूनिट में लिख देते हैं। जैसे कि पेट्रोल है, अब पेट्रोल तो लीटर में, यहाँ पे मैम हम क्या करते हैं, उसका मेजरमेंट लीटर में करते हैं। गैस है उसका केजी में करते हैं। सबका अलग अलग मेजरमेंट है। इसको मैम हम एनर्जी के जो हमारे जितने भी सोर्स है, चाहे वो गैस है, चाहे पेट्रोल है, चाहे कोल है, उन सबको हम एक ही यूनिट में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हैं। वो यूनिट कौन सी है, मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विवेलेंट है, जिसको हम MTOE के नाम से जानेंगे। आगे हम देखते हैं, एट प्रेजेंट कॉमर्शियल एनर्जी कंजप्शन इज 65% ऑफ टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन इंडिया। अगर हम बात करें टोटल एनर्जी कंजप्शन में से, यहाँ पे देखें तो 65% जो है मैम हम किसकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं, हम कॉमर्शियल जो हमारे सोर्सेज हैं उनकी एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं। कॉमर्शियल सोर्सेज क्या हो गए अगर हम बात करें तो, सो मैम कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो गया बच्चों हमारे। अगर हम बात करें कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर हम कहें मैम, सो वो एनर्जी सोर्सेज जिनको हम इजीली मार्केट में परचेज और सेल कर सकते हैं। अब बच्चों ऐसे कौन कौन से सोर्स हैं अगर हम बात करें, सो मैम यहाँ पे कहेंगे पहला है कोल। पहला क्या हो गया, कोल हो गया। दूसरा है मैम फॉसिल ऑयल। फॉसिल ऑयल में क्या हो गया, पेट्रोल, ठीक है, डीजल। ये सब क्या है मैम, अगर हम कहें ये सब हमारे, जैसे अगर हम कहें फॉसिल ऑयल हो गया, पेट्रोल डीजल हो गया, जैसे कोल हो गया, इनको हम मार्केट में इजीली परचेज कर सकते हैं, इजीली सेल कर सकते हैं। ठीक है, सीएनजी हो गया, गैस हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, यानी पावर हो गया। ये सब क्या होते हैं मैम, हमारे कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सब क्या है, कॉमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सो मैम कहेंगे पूरे इंडिया में एनर्जी कंजप्शन का 65% जो है वो क्या है मैम, हम कॉमर्शियल एनर्जी क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं। रिमेनिंग जो रह गया वो क्या हो गया हमारा
नॉन कॉमर्शियल सोर्स हो गया। नॉन कॉमर्शियल सोर्स में क्या आएंगे, जिनको हम इजीली मार्केट में परचेज और सेल नहीं कर पाएंगे। यानी कौन कौन से आ गए उसमें, इसमें एग्रीकल्चर वेस्टेज आ गया, फायरवुड आ गए, और यहाँ पे बच्चों जो काउ डंग्स आ गए या फिर ड्राई डंग्स आ गए, वो किस में आएंगे, नॉन कॉमर्शियल में आएंगे। अब बच्चों कॉमर्शियल सोर्स हमें जनरली कहाँ देखने को मिलते हैं, अर्बन जो सिटीज हैं या अर्बन एरियाज हैं वहां पे हमें कॉमर्शियल सोर्स मिल जाएंगे इजीली। वही मैम अगर हम रूरल एरिया में चले जाएं तो वहां नॉन कॉमर्शियल सोर्स हमें बहुत इजीली मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहा गया है गोल हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ 55%, followed by oil at 31%, natural gas at 11% and hydro energy at 3%। अगर हम बात करें मैम जो लार्जेस्ट शेयर है 55% का वो किस में है, अगर हम कहें ऑयल देखें तो ऑयल कितना है 31% हम कंज्यूम कर रहे हैं। नेचुरल गैस का देखें तो बच्चों 11% हम कंज्यूम कर रहे हैं, और हाइड्रो एनर्जी की बात करें तो 3% क्या है हमारा हाइड्रो एनर्जी का कंजप्शन है। तो बच्चों इस तरह से हमारा क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एनर्जी कंजप्शन। अब बच्चों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नॉन कॉमर्शियल एनर्जी सोर्स अकाउंट फॉर ओवर 30% ऑफ टोटल एनर्जी कंजप्शन। अगर हम बात करें मैम तो नॉन कॉमर्शियल जो हमारे एनर्जी सोर्स है जिनको हम मार्केट में इजीली बाई और सेल नहीं कर पाते हैं, जो इजीली हमें मार्केट में नहीं मिलते हैं, ठीक है मैम, वो सोर्स क्या है, कितने हैं, 30% है, 30% या उससे ज्यादा है। आगे देखेंगे देयर इज अ इंपोर्ट डिपेंडेंस ऑन अ क्रूड एंड अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट which is likely to grow to more than 100% of the near future। ये कह रहा है जो हम बच्चों क्या कर रहे हैं, पेट्रोल या क्रूड ऑयल जो है वो परचेज करते हैं। हमारे इंडिया में हमें पता है कि जो क्रूड ऑयल है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। अब थोड़ी बहुत रिफाइनरीज लग गई है बच्चों, पर जितनी हमारी कंट्री की डिमांड है वो रिफाइनरीज वो पूरा डिमांड कंप्लीट नहीं कर पाती हैं, उतनी सप्लाई नहीं कर पाती हैं। सो यहाँ पे बच्चों हमें किस पे हम डिपेंड हैं, हम इंपोर्ट पे डिपेंड हो रखे हैं, और हमारा पेट्रोलियम को लेके बहुत ही ज्यादा बच्चों क्या होता है, यहाँ पे इंपोर्ट होता है। ठीक है, और बच्चों धीरे 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 ये जो है क्या हो रही है, ये इंक्रीज हो रही है, और आगे आने वाले फ्यूचर में ये 100% से क्या हो जाएगी, डिमांड इंक्रीज हो जाएगी पेट्रोलियम की। पेट्रोलियम बहुत ही ज्यादा सोर्स है बच्चों। अगर हम ऑयल सोर्स में बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा जो है डिमांड किसकी होती है, पेट्रोल की होती है। ठीक है, अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है। अब इलेक्ट्रिक कार भी आ रही है, इलेक्ट्रिक बाइक भी आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स भी आ रहे हैं, जिससे कि ये जो हमारे एनर्जी के सोर्स है जो फॉसिल ऑयल है उस पर हमारी डिपेंडेंसी कम हो। ठीक है बच्चों, आगे देखेंगे एटॉमिक एनर्जी इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। At present, nuclear atomic energy accounts for only 2.4% of total primary energy consumption। अगर हम एटॉमिक एनर्जी की बात करें जो कि हमारे किस में आती है यहाँ पे काम, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्शन में काम आती है, यानी पावर के प्रोडक्शन में, जनरेशन में काम आती है, उसमें अगर हम देखें मैम उसमें न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी आती है। और वो इंडिया में कितना प्रोडक्शन करती है, इंडिया में बच्चों 2.4% का क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, और ये बहुत कम है। पूरे वर्ल्ड, ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो इंडिया में सिर्फ 2.4% होता है बच्चों, और ये बहुत कम है। बहुत ही अच्छा सोर्स है ये इको फ्रेंडली सोर्स है बच्चों एटॉमिक एनर्जी, पर इंडिया में यहाँ पे बच्चों बहुत कम क्या हो रहा है, इसका जनरेशन हो रहा है। सो बच्चों यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 के आंसर देखे हैं कि ओवर द ईयर किस तरह से एनर्जी का कंजप्शन है वो इंक्रीज हुआ है या उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं। आगे देखते हैं बच्चों अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ आर द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी एंड इकोनॉमिक ग्रोथ कनेक्टेड। ये कह रहा है कि कंजप्शन ऑफ एनर्जी और इकोनॉमिक ऑफ ग्रोथ कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो बच्चों आपने जब पढ़ा होगा, जब हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, शुरू में जब हमने स्टार्ट किया तो हमने पढ़ा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक क्या करता है बच्चों, सपोर्ट सर्विस है। ये सपोर्ट करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सपोर्ट कौन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। किसी भी कंट्री की, किसी भी इकोनॉमी की जो डेवलपमेंट है बच्चों, उसमें ये क्या करता है, ये सपोर्ट सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर है वो क्या करता है, सपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाता है।
ठीक है, सपोर्ट सर्विस देता है। अब ये सपोर्ट सर्विस कैसे हो गया, एनर्जी हो गई, ठीक है, हेल्थ हो गया, पेट्रोलियम हो गया, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गए, ये सारे क्या है बच्चों हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट है, ये सारी हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटीज है जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो। अब बच्चों एनर्जी के कंजप्शन से क्या होगा, एनर्जी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है मैम क्यों जरूरी है। सो बच्चों एनर्जी हमारा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे अगर हम कहें एनर्जी पावर, ठीक है, और क्या हो गया इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एनर्जी क्या है अगर हम बात करें, एनर्जी अगर हम बात करें तो एनर्जी क्या हो गया बच्चों, एनर्जी वो है जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, पावर का प्रोडक्शन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर हमें जिससे हीट मिले, ठीक है, ये सब क्या हो गया मैम, एनर्जी हो गए। जैसे अगर हम यहाँ पे गैस की भी बात करते हैं, सो गैस भी यहाँ पे क्या है मैम, यहाँ पे गैस भी एनर्जी का सोर्स है, क्योंकि एनर्जी गैस से क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी हो गया पावर, जो हमें पावर देती है, जो इलेक्ट्रिसिटी देती है, जो यहाँ पे क्या करती है बच्चों, हीट प्रोवाइड करती है, ठीक है, हीट प्रोवाइड करे, वो सब क्या है मैम, एनर्जी होगी। अब अगर हम बात करें मैम इंडस्ट्री में, सबसे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट देख लेते हैं, फिर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट देखते हैं। अगर हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात करें तो बिना एनर्जी के सोर्स के यूज किए हुए किसी भी इंडस्ट्री का डेवलपमेंट हो सकता है बच्चों, क्या ये पॉसिबल है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के कोई भी इंडस्ट्री चल सकती है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के, बिना पावर के क्या हम अज्यूम कर सकते हैं कि मशीनरी प्रॉपर काम करेगी, नहीं। बिना ऑयल के, बिना पेट्रोल के क्या कोई ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। अगर कोई इंडस्ट्री है, उसने गुड्स बना दिया, बिना इलेक्ट्रिसिटी के उसने गुड्स बना दिया, अब बच्चों उस गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए उसको पेट्रोल की जरूरत तो पड़ेगी, व्हीकल है तो व्हीकल में पेट्रोल तो डालेगा ही, ठीक है, कोई ना कोई ऑयल तो डालेगा। सो बच्चों इन सब की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अगर एनर्जी ना हो, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ना हो, सो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट तो हम सोच भी नहीं सकते। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है बच्चों, वो भी किस पे डिपेंड है, एनर्जी पे डिपेंड है, क्योंकि बच्चों कोई भी क्रॉप बनती है, कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बनता है, उसको एग्रीकल्चर लैंड से मंडी तक पहुंचाने का काम कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। वहीं बच्चों उस प्रोडक्ट को मंडी से हमारे पास यानी कंज्यूमर के पास या फिर जो शॉप है वहां पे ले जाने का काम भी कौन करता है, ट्रांसपोर्टेशन करता है। फर्टिलाइजर, केमिकल्स हैं बच्चों, वो कहाँ से आते हैं, ट्रांसपोर्टेशन से आते हैं। इसीलिए मैम अगर हम कहें सो एनर्जी का सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जैसे जैसे एनर्जी का सोर्स इंक्रीज होगा, यानी हम जैसे जैसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करेंगे वैसे वैसे बच्चों इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई इंडस्ट्री है, वहाँ इलेक्ट्रिसिटी का फुल्ली यूटिलाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है। जब प्रोडक्शन बहुत तेजी से इंक्रीज होगा सो नेशनल इनकम इंक्रीज होगी, और नेशनल इनकम इंक्रीज होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होगी। सो मैम हम कहेंगे एनर्जी और इकोनॉमिक ग्रोथ दोनों एक दूसरे में कनेक्टेड है। जैसे जैसे हम एनर्जी कंजप्शन या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा बढ़ेगा वैसे वैसे इकोनॉमिक ग्रोथ भी क्या होगी मैम, इंक्रीज होती जाएगी। तो मैम यहाँ पे दोनों में क्या है, पॉजिटिव रिलेशन है। आगे हम देखेंगे एनर्जी एज अ क्रिटिकल एस्पेक्ट ऑफ अ डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ अ नेशन। इट इज एसेंशियल फॉर इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड area like transportation of finished goods. It is also used for domestic purpose like cooking, lighting, heating, etc. With economic growth, consumption of energy will rise. ये बच्चों यहाँ पे इसने सिंपल सी लैंग्वेज में बता दिया है कि यहाँ पे बच्चों एनर्जी का यूज अगर हम बात करें सो हर जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर या एनर्जी का यूज होता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज में हो, चाहे एग्रीकल्चर में हो, या फिर रिलेटेड एरिया जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। इन सब में मैम यहाँ पे एनर्जी की जरूरत होती है। उसके अलावा अगर हम डोमेस्टिक पर्पस से भी बात करें, यानी हम कुकिंग में, जो घर में लाइटिंग में या हीटिंग में अगर देखें सो मैम किसका यूज होता है, यहाँ पे एनर्जी का ही यूज होता है। खाना बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं बच्चों, हम जो हमारा एलपीजी गैस है उसका यूज करते हैं। सो यहाँ पे एलपीजी गैस क्या है, वो भी एनर्जी का सोर्स है बच्चों, क्या है, यहाँ पे एनर्जी का सोर्स है। सो मैम हम कहेंगे जैसे जैसे हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ाना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जरूरी है एनर्जी का सोर्स भी बढ़े हमारा। जैसे जैसे एनर्जी हम ज्यादा कंज्यूम करेंगे,
प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, और जैसे जैसे प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वैसे वैसे क्या होगा, उसका कंजम्पशन ज़्यादा होगा। अब कंजम्पशन ज़्यादा होगा तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी क्या होगा मैम, इंक्रीज होगा। सो मैम हमने इन दोनों को कनेक्ट करके देख लिया। सो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बच्चों ये है। आगे हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, व्हाट प्रॉब्लम आर बीइंग फेस्ड बाय द पावर सेक्टर ऑफ इंडिया। कौन सी बच्चों प्रॉब्लम यहाँ पे हमारा पावर सेक्टर ऑफ इंडिया फेस कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। सो कौन कौन से चैलेंजेस हैं, तो इनसफिशिएंट इंस्टॉल कैपेसिटी, जो अभी जो इंस्टॉल कैपेसिटी जो लगी हुई है हमारे पावर जनरेशन के लिए, हमारा पावर सेक्टर है उसने जो प्लांट्स लगा रखे हैं बच्चों, जो इंस्टॉल रखे हैं, जो कैपेसिटी को बताते हैं कि इतनी हमें प्रोडक्शन होनी चाहिए, वो क्या है बच्चों अभी इनएफिशिएंट है। जितना करना चाहिए उससे भी क्या कर रहे हैं हम कम कर रहे हैं, या फिर जितने प्लांट इंस्टॉल हो रखे हैं बच्चों वो क्या है हमारे इंडिया में जितनी डिमांड है या जितनी सप्लाई होनी चाहिए थी उससे क्या है कम है, इनसफिशिएंट है। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, जो बच्चों इंस्टॉल जो प्लांट्स है उनका क्या हो रहा है, अंडर यूटिलाइजेशन होता है, यानी कि यहाँ पे फुल यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, उसका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है। कंजप्शन होना चाहिए था, अगर हम बात करें 100 यूनिट्स का पावर का कंजप्शन, इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होना चाहिए, पर हो कितना रहा है, सिर्फ 70 यूनिट्स का कंजप्शन हो रहा है। सो बच्चों यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो गया, ये अंडर यूटिलाइजेशन हो रहे हैं, जो प्लांट्स लगे हैं उनका अंडर यूटिलाइजेशन हो रहा है, फुल्ली यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा। आगे हम देखेंगे लॉसेस इनकर्ड बाय SEBS क्या हो गए, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। बहुत सारा लॉस इनकर्ड कर रही है बच्चों कौन, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चों यहाँ पे ज्यादातर अगर हम देखें स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ही क्या करती है, यहाँ पे पावर को जनरेट करती है, उनको बच्चों डिस्ट्रीब्यूट करती है और यहाँ पे सप्लाई करती है। ठीक है, यानी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन और सप्लाई किसके हाथ में, स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के हाथ में। अब इन लोगों ने यहाँ पे जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स हैं बच्चों, इन्होंने क्या कर रखा है, जो पावर जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी रेट बहुत हाई कर रखी है, इनकी प्राइस बहुत हाई है। सो हर कोई पर्सन इसको यहाँ पे बच्चों इस कॉस्ट को इनकर नहीं कर सकता, इस कॉस्ट को यहाँ पे नहीं ले सकता, तो बच्चों इस कॉस्ट पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले सकता। सो यहाँ पे इसी वजह से क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। इसके अलावा फार्मर्स को जो इलेक्ट्रिसिटी दी जा रही है उसका बिल भी इजीली नहीं भरता है, वो कॉस्ट भी यहाँ पे बच्चों क्या होती है, वो कॉस्ट भी यहाँ पे इनकर नहीं होती है, सॉरी वो कॉस्ट भी यहाँ पे फुलफिल नहीं होती है। उसके अलावा जब इनका कनेक्शन कट जाता है या फिर कोई और पर्सन जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं ले पाते हैं तो वो क्या करते हैं, चोरी करते हैं। अब चोरी करने से भी क्या होता है बच्चों, ये जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड्स है इनको क्या करना पड़ रहा है, इनके क्या हो रहा है, लॉस इनकर्ड हो रहा है। आगे हम देखेंगे अनसर्टेन रोल ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स। जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं बच्चों या जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका क्या है, रोल अनसर्टेन होता है। कभी कभी तो वो बहुत ज़्यादा काम कर लेते हैं, कभी कभी बहुत कम काम करते हैं, यानी उनका जो रोल है वो क्या होता है, अनसर्टेन होता है। पब्लिक अनरेस्ट, अगर हम बात करें जो पब्लिक सेक्टर है हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में या पावर सेक्टर इन इंडिया में, सो मैम ये क्या है, बहुत कम है। ठीक है, बहुत कम क्या कर रही है, पब्लिक कंपनीज अपना इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। आगे बात करेंगे बच्चों शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल प्रोडक्शन, यहाँ पे पावर को यहाँ पे बच्चों प्रोडक्शन करने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसकी क्या होती है, शॉर्टेज होती है। अनेबल टू कवर अप द ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन T&D लॉसेस, जो ट्रांसमिशन और जो डिस्ट्रीब्यूशन लॉस है बच्चों वो क्या होता है, वो लगातार बढ़ ही रहे हैं, उनको हम कवर अप नहीं कर पा रहे हैं। ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी, जो बच्चों जितना प्रोडक्शन होना चाहिए उतना प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कहेंगे ये क्या है, एक तरह से ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी का हम क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं चैलेंज। आगे हम देखेंगे इनकम्प्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन। जो इलेक्ट्रिफिकेशन है बच्चों वो भी क्या रहता है, इनकम्प्लीट रहता है। नीड टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है, नीड टू कंजर्व एनर्जी में क्या होता है बच्चों कि जो हमारी एनर्जी है उनको हमें क्या करना है, उसको हमें कंजर्व करके रखना है, जो हमारी एनर्जी है उसको कंजर्व करके रखना है। यानी एक बार जो एनर्जी का प्रोडक्शन हो गया, सो ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने की ज़रूरत है जिससे कि एनर्जी क्या हो बच्चों, यहाँ पे क्या हो, यहाँ पे कंजर्व होके रखे, स्टोर होके रखे। जैसे कि पहले की बात करें तो पहले हम नॉर्मल वाला बल्ब जलाते थे, ठीक है, येलो कलर वाला, शायद आपने देखा होगा, येलो कलर वाला जो बल्ब जलाते थे उससे बच्चों एनर्जी का कंजप्शन बहुत ज़्यादा था। फिर बच्चों आए
CFLs आए, आपने भी सुना होगा CFLs है। इनसे क्या होता है बच्चों, एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, जितना एनर्जी का कंजप्शन होना चाहिए उतना नहीं होता है। जैसे कि ये जो बल्ब है बच्चों, ये क्या करते हैं, सिर्फ 20% ही एनर्जी का कंजप्शन करते हैं। वहीं जो नॉर्मल वाले जो बल्ब थे बच्चों, वो क्या करते थे, वो 100 यूनिट्स जो है वो एनर्जी का कंजप्शन करते थे। सो कहने का मतलब है ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए, ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स बनाने चाहिए जिससे कि क्या हो, जो एनर्जी है वो कंजर्व हो जाए, ठीक है, वो स्टोर होके रहे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे ये जो चैलेंजेस है वो हम फेस कर रहे हैं, हमारा जो हमारा पावर सेक्टर ऑफ इंडिया है वो ये सारे चैलेंजेस फेस कर रहा है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द रिफॉर्म विच हैव बीन इनिशिएटेड रिसेंटली टू मीट द एनर्जी क्राइसिस इन इंडिया। क्या कह रहा है, ये कह रहा है कौन से रिफॉर्म है, उन रिफॉर्म के बारे में डिस्कस करो जो कि रिसेंटली इनिशिएटेड किए गए हैं, किसके लिए, जो हमारी कंट्री में जो एनर्जी क्राइसिस हो रहे हैं उसके लिए। सो देख लेते हैं बच्चों कौन कौन से रिफॉर्म्स हैं यहाँ पे गवर्नमेंट ने इनिशिएटेड किए हैं। सो सबसे पहला अगर हम बात करें, इम्प्रूव प्लांट लोड फैक्टर। सबसे पहला क्या किया है बच्चों, जो प्लांट लोड फैक्टर है उसको इम्प्रूव किया गया। कैसे, द मिनिस्ट्री ऑफ पावर हैज लॉन्च द पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस प्रोग्राम। जो बच्चों मिनिस्ट्री ऑफ पावर है उन्होंने क्या लॉन्च किया, इन्होंने लॉन्च किया है पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस प्रोग्राम लॉन्च किया है। और इसमें इन दिस 26 थर्मल स्टेशन विथ PLF less than 60% have been taken up for improving the efficiency। और इसमें बच्चों इस जो प्रोग्राम था पार्टनरशिप इन एक्सीलेंस प्रोग्राम, इसमें क्या करा गया, जो 26 थर्मल स्टेशन है बच्चों वो लगाए गए, ठीक है, 26 थर्मल स्टेशन लगाए गए जिसमें बच्चों पावर लोडिंग जो फैक्टर था, ये वाला कहा गया, ये प्लांट लोड फैक्टर, ठीक है, प्लांट लोड फैक्टर था वो क्या था, लेस देन 60% था। यानी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन होगा पर इसका जो प्लांट लोड जो फैक्टर था बच्चों वो लेस देन कितना था, 60% से कम था, ठीक है। हैव बीन टेकन फ्रॉम इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी। और इसको किसके साथ करा गया, एक बेटर और एक इम्प्रूविंग एफिशिएंसी के साथ प्रोडक्शन किया गया यहाँ पे, किसका, इलेक्ट्रिसिटी का। आगे हम देखेंगे इनकरेज प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन। जो बच्चों प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन था पावर सेक्टर में, उसको क्या किया गया, उसको इनकरेज किया गया कि यहाँ पे खुद प्राइवेट सेक्टर आए, पब्लिक के साथ पार्टनरशिप करे और बच्चों यहाँ पे क्या हो, प्रॉपर तरीके से यहाँ पे पावर का जनरेशन हो, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो, उसका कंजप्शन हो, ठीक है। सो हम कहेंगे इन ऑर्डर टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ पावर सेक्टर द गवर्नमेंट अनाउंस द पॉलिसी इन 1991 विच अलाउड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। यहाँ पे बच्चों पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन जो स्कीम थी पहले किसके पास थी, पब्लिक सेक्टर के पास थी। अब 1991 में पब्लिक सेक्टर ने यहाँ पे बच्चों क्या करा, यहाँ पे इनकरेज किया प्राइवेट सेक्टर को कि भाई आप भी आओ और हम लोग साथ मिलकर क्या करेंगे, हम जनरेट करेंगे, क्या पावर का जनरेशन करेंगे और उसको अपने अकॉर्डिंग ही क्या करेंगे, दोनों मिलके क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इनकरेज, it is important to resolve the problem at difficulties and frame policy which can ensure effective participation of private sector in this sector। और बच्चों यहाँ पे इससे क्या हुआ, इससे जो यहाँ पे जो प्रॉब्लम हो रही थी पावर सेक्टर को, उसको क्या हुआ, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की गई, ठीक है। और इसके लिए पॉलिसीज भी बनाई गई विच इज इंश्योर इफेक्टिव, जिससे क्या हो, इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहे। इस ऐसा क्यों किया गया, जिससे कि जो प्राइवेट सेक्टर है पावर जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन में, उससे क्या हो, उसका इफेक्टिव पार्टिसिपेशन रहे, ठीक है बच्चों। सो यहाँ पे हमने देखे दो हमारे कौन कौन से रिफॉर्म्स थे या इनिशिएटिव थे जो गवर्नमेंट ने लिए। एक और है बच्चों यहाँ पे प्रमोट द यूज ऑफ CFL टू कंजर्व एनर्जी। ये हमने पढ़ा था अभी अभी जस्ट हमने एग्जाम्पल में करा था कि एनर्जी कंजर्वेशन के लिए क्या नीड है, ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स की जरूरत है, या जो एनर्जी कंज्यूम करने वाले जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स है बच्चों ऐसे बनाओ जिससे क्या हो, एनर्जी का कंजप्शन हो। अब बच्चों इसमें अगर हम बात करें CFL सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है।
सो अगर हम देखा अ न्यू एंड एडवांस लाइटिंग टेक्नोलॉजी कॉल्ड द कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प CFL is a more efficient alternative to डोमेस्टिक एनर्जी कंजप्शन। CFL का यूज हम करते हैं आपके घर में, इवन आपके घर में भी CFLs लगे होंगे बच्चों। सो CFL के यूज से क्या होता है, इससे जो डोमेस्टिक एनर्जी कंजप्शन है बच्चों वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। ठीक है, जितना एनर्जी जो कंजप्शन होना चाहिए उससे बहुत कम यूज होता है इसमें, इन CFLs में। अकॉर्डिंग टू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी BEE, द compact fluorescent lamp CFLs consumption 80% of less power as compared to ordinary bulb। अगर बच्चों CFLs और जो ऑर्डिनरी बल्ब हैं उन दोनों का कंपैरिजन करें, सो जो ऑर्डिनरी बल्ब जो जितना कंजप्शन करते हैं उसका जो उसका सिर्फ 20% ही बच्चों कौन यूज कर रहा है, यहाँ पे कंज्यूम कर रहा है CFLs। यानी यहाँ पे बच्चों कितना कंजर्व हो रही है एनर्जी, 80% के अप्रॉक्स क्या हो रही है, कंज्यूम हो रही है एनर्जी। इसीलिए बच्चों क्या ऐसे ऐसे इक्विपमेंट्स या फिर ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम्स है उनका बनना चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए और उनका यूज होना चाहिए जिससे कि एनर्जी का क्या हो, कंजर्वेशन हो। ठीक है बच्चों, सो ये हमने देखा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ और कंट्री। ठीक है बच्चों, इंडिया में जो हेल्थ की जो कंडीशन है उसके बारे में बताना है कि मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं भाई हेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, इंडिया में किस तरह के। सो अगर हम बात करें, सो इंडिया में पहले जब हमारे कंट्री इंडिपेंडेंट हुई थी 1947 में, उस टाइम मैम हमारी कंट्री में हेल्थ फैसिलिटी, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही खराब था, बहुत ज़्यादा जो थी डेथ रेट थी। धीरे धीरे इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। तो अब कितना इम्प्रूवमेंट हुआ और क्या कंडीशन है इसके बारे में देखते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स क्या बताते हैं। सो अगर हम देखें, सो ओवर द ईयर क्या हो रहा है बच्चों, धीरे धीरे जो डेथ रेट है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। डिक्लाइन इन अ डेथ रेट टू 8% 1000 इन 2001। हमने 2001 का डेटा लिया है बच्चों, आप 2011 का भी डेटा ले सकते हो। अगर हम बात करें जो डेथ रेट है बच्चों वो क्या हो गई, 8% 1000। ठीक है, पर 1000, यानी पर 1000 में कितना हो गया, 8% क्या हो गए बच्चों, डेथ रेट हो गई, यानी डिक्लाइन हो गई। रिडक्शन ऑफ अ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टू 7% 1000 इन 2007। वही बच्चों जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट थी, यानी जो शिशु मृत्यु दर थी, ठीक है, शिशु मृत्यु दर थी, वो कितनी कम हो गई, यहाँ पे 7% पर 1000 हो गई 2001 में। वही बच्चों राइज इन अ लाइफ एक्सपेक्टेंसी टू 64 ईयर इन 2001। वही बच्चों अगर हम बात करें, जो ब्रिटिश यहाँ पे जो था ब्रिटिश शासन था, उस टाइम जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी बच्चों वो 32 ईयर थी। वहीं अब 2001 में बढ़ के कितनी हो गई, 64 ईयर हो गई, यानी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या हो गई, राइज हो गई, इंक्रीज हो गई। कंट्रोल ओवर डेडली डिजीजेस लाइक स्मॉल पॉक्स, मलेरिया, पोलियो एंड लेप्रेसी। वहीं बच्चों जो कि डेडली डिजीजेस थी, जो मतलब एक बार लग जाए तो किसी भी ह्यूमन बीइंग की डेथ तो पक्की थी, ठीक है, उसमें भी क्या हुआ, उसको कंट्रोल किया गया। अब बच्चों ये डेडली डिजीजेस कौन सी, स्मॉल पॉक्स हो गई, ठीक है, मलेरिया हो गया, पोलियो हो गया और लेप्रेसी हो गया, इसमें क्या हुई, कमी हो गई। इवन इंडिया तो बच्चों क्या है, पोलियो से बिल्कुल ही क्या हो गया, फ्री हो गया, पोलियो मुक्त भारत है। और लिप्रेसी से भी क्या हो गया, लिप्रेसी भी बहुत ज्यादा कम हो गई है। आपने भी बच्चों पोलियो की दवाई बचपन में बहुत पी होगी, अभी भी हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा गवर्नमेंट ने इस पे बहुत ज्यादा काम किया और बच्चों पोलियो एक तरह से भारत को पोलियो मुक्त बना दिया। आगे हम देखते हैं फेल इन अ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट टू 23% 1000 इन द 2000 ईयर। वही बच्चों चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट क्या थी, जो थी 23% 1000 थी, इसमें बच्चों क्या हो गई, फेल हो गई हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, सो बच्चों ये थे, हमने ये वाले जो क्वेश्चंस थे ये करा था हमने, कौन कौन से हमारे हेल्थ सेक्टर इन इंडिया में जो लोगों की हेल्थ है वो किस तरह से, उनके लिए मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हमने बताए थे। तो ये है बच्चों हमारे इंडिया क्या हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से है, उसके कौन कौन से इंडिकेटर से क्या क्या चल रहा है ये हमने देखा। 2001 का डेटा है बच्चों ये। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या कह रहा है, व्हाट इज द ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। क्या कह रहा है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस क्या है। सिंपल सा बच्चों, इसको हम GBD भी कहते हैं। क्या कहते हैं, GBD, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज।
ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस क्या है भाई? ऐसी डिजीज जिससे कि प्रीमेच्योर डेथ हो, किसी पर्सन की डेथ हो नहीं रही है, मतलब अगर हम मान के चलें कोई पर्सन है वो अच्छे से हेल्दी से लाइफ जी रहा है, उसको कोई डिजीज हुई, सो बच्चों उसकी डेथ हो गई, प्रीमेच्योर डेथ हो गई, यानी डेथ बाद में होनी थी पर डिजीज के कारण क्या हुई, पहले डेथ हो गई। या फिर कोई पर्सन है उसको कोई डिजीज हुई और उसकी वजह से वो क्या हो गया, डिसेबल हो गया, ठीक है। जैसे मान के चलो पोलियो, कोई बच्चा है उसको पोलियो हो गया, ठीक है, उसको डिजीज हुई और उसकी वजह से वो क्या हुआ, हैंडीकैप हो गया, डिसेबल हो गया। सो बच्चों वो जो पूरी लाइफ अपनी जिएगा, सो वो क्या हो गया हमारा, एक तरह से मान के चलते हैं वो क्या हो गया, GBD हो गया, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज हो गया। जिसमें अगर हम देखें ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, GBD इज एन इंडिकेटर यूज बाय एक्सपर्ट टू गैज द नंबर ऑफ पीपल डाइंग प्रीमेच्योरली, ठीक है। इसमें क्या होते हैं कि कितने लोग जो हैं वो प्रीमेच्योरली मरे हैं, ठीक है, कितने हो गए जो प्रीमेच्योरली डाई हुए हैं due to particular diseases as well as number of years spent by them in a state of disability owing to the disease। या फिर अगर हम बात करें पर्टिकुलर डिजीज से कितने ईयर, ठीक है, कोई पर्सन है वो क्या हुआ यहाँ पे डिसेबल हो गया, ठीक है, उस डिजीज से डिसेबल हो गया, ठीक है, या फिर वो नंबर ऑफ ईयर स्पेंड करता है उस डिजीज के साथ। सो बच्चों ये क्या हो गया हमारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस। हार्ट अटैक इसमें आएगा बच्चों, शुगर यानी डायबिटीज इसमें आएगी, ठीक है, उसके अलावा पोलियो आ गया इसमें, ये सब क्या है मैम, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज हो गया, ठीक है। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बच्चों ये है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द मेन ड्रॉबैक्स ऑफ आवर हेल्थ केयर सिस्टम। ये कह रहा है हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है उसके जो ड्रॉबैक्स है बच्चों हमें क्या करने हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है, उसकी कमियां बतानी है। सो अगर हम बात करें सो हमारी कंट्री में बच्चों क्या है, हाई GBD रेट है, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीजेस हैं बहुत ज़्यादा है, लोगों में हार्ट अटैक की जो रेट है बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब तो बच्चों कोविड से भी बहुत ज़्यादा क्या हो रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोविड में जो है बच्चों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हुआ है, यहाँ पे बच्चों क्या हुआ है, इफेक्ट हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें हार्ट अटैक हो गया, डायबिटीज हो गया, पोलियो हो गया, ठीक है, लेप्रेसी हो गया, ये सब क्या बातें हैं बच्चों, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। इवन हाई ब्लड प्रेशर भी किसमें आता है, इसी में आता है। पुअर स्टेट ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है बच्चों उनकी जो कंडीशन है बच्चों बहुत ज़्यादा पुअर है, ठीक है। हॉस्पिटल्स में जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स जो होते हैं जो अर्बन तथा रूरल एरिया में होते हैं बच्चों, जिसमें कोई भी पर्सन जो उसको डिजीज हो रखी है या फिर कोई भी प्रॉब्लम है सबसे पहले कहाँ जाता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर में जाता है। सो बच्चों यहाँ पे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ पे सारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उसमें डॉक्टर नहीं मिलेंगे आपको, यानी डॉक्टर की क्या है यहाँ पे, वहाँ पे डेफिशिएंसी है। उसके अलावा नर्सिंग स्टाफ है वो बहुत कम है, मेडिसिन अवेलेबल नहीं होती है प्रॉपर तरीके से, तो हम कहेंगे जो कंडीशन है बच्चों प्राइमरी हेल्थ सेंटर की वो बहुत ही पुअर है। उसके अलावा रीजनल बेसिस अर्बन रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, रीजनल बाइसनेस भी देखी जाती है। रीजनल बाइसनेस कैसे कि अगर हम बात करें सारी जो हेल्थ फैसिलिटी जो अच्छी फैसिलिटी है, एडवांस फैसिलिटी है, कहाँ मिलती है, अर्बन एरिया में मिलती है। वहीं रूरल एरिया में तो बच्चों हमें क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे सिर्फ प्राइमरी हेल्थ सेंटर है और वहाँ पे कोई भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं होता है। सो बच्चों रीजनल बाइसनेस देखने को मिलती है, इनकम बाइसनेस देखने को मिलती है। पुअर बच्चों बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ पे खर्चा करता है, ठीक है, वहीं रिच सिर्फ 2% ही क्या करता है, हेल्थ पे एक्सपेंडिचर करता है। तो बहुत ज़्यादा क्या देखने को मिलता है बच्चों, इनकम बाइसनेस भी देखने को मिलती है। जेंडर बाइसनेस की बात करें तो इंडिया में जो विमेंस है बच्चों इनका जो हेल्थ है बच्चों बहुत ही पुअर है, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पे क्या है, वुमेन्स है वो पहले से ही बहुत ही कम एज में उनकी शादी हो जाती है और इवन 15 ईयर तक उनका एक बच्चा भी हो जाता है, ठीक है। उसके अलावा इनमें बच्चों थैलेसीमिया जो है वो क्या है बच्चों, वो पाया जाता है जिसमें ब्लड बहुत कम होता है, या फिर इनका जो मील है, जो फूड है उनमें बहुत ही कम आयरन मिलता है उनको और विटामिन मिलता है, जिससे कि इनकी जो कंडीशन है यानी इनका जो हेल्थ है वो बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है, या फिर हम कहें पुअर हेल्थ रहती है। आगे हम कहेंगे बच्चों कम्युनिकेबल डिजीजेस। जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं वो बहुत ज़्यादा रेट पे बहुत ईजीली बच्चों यहाँ पे क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, ठीक है। वही हम कहें पुअर प्रोविजन, अगर हम कहें जो
हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके बहुत जो रूल्स रेगुलेशन है या जो प्रोविजन है वो बहुत क्या है बच्चों पुअर है। वहीं प्राइवेटाइजेशन की बात करें सो इंडिया में बच्चों हेल्थ सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन या फिर प्राइवेट सेक्टर है वो ज़्यादा है, वहीं पब्लिक सेक्टर क्या है बच्चों बहुत कम है। चाहे यहाँ पे डॉक्टर्स से लेके हॉस्पिटल से लेके डिस्पेंसरी से लेके मेडिसिन से लेके मेडिकल स्टोर से लेके अगर हम देखें सो प्राइवेट सेक्टर सबसे ज़्यादा है, पब्लिक सेक्टर बहुत कम है। ठीक है बच्चों, तो प्राइवेटाइजेशन बहुत ज़्यादा है। सो बच्चों ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि हमारे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर या हेल्थ केयर सिस्टम को बताते हैं। सो ये हमने देखा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हाउ हैज वुमेन हेल्थ बिकम अ मैटर ऑफ द ग्रेट कंसर्न। अगर हम बात करें सो वुमेन हेल्थ जो है बच्चों वो क्यों भाई ग्रेट कंसर्न है हमारे लिए। सो सिंपल सी बात है, किसी भी समाज में अगर नारी रहेगी तो उस समाज का अच्छे से अनुत्थान होगा, यानी उस वो बहुत अच्छे से क्या होगा बच्चों इंक्रीज होगा वो सोसाइटी। या फिर एक इकोनॉमी है जिसमें वर्क फोर्स में विमेन कंट्रीब्यूट तो करती है, सो जहाँ पे विमेन कंट्रीब्यूट होगा उस सोसाइटी या उस इकोनॉमी का अच्छे से डेवलपमेंट होगा। अब बच्चों इंडिया में किस तरह की कंडीशन है विमेन हेल्थ को लेके ये देख लेते हैं। पुअर हेल्थ ऑफ विमेन, अगर हम बात करें इंडिया में जो विमेन की हेल्थ है बच्चों बहुत ही पुअर है। कैसे, अगर हम बात करें देयर इज अ ग्रोइंग इंसिडेंस ऑफ फीमेल फोर्टिसाइड्स in the country. Close to 3,000 girls under the age of 15 are not only married but have already born child at least one. अगर हम बात करें सो इंडिया में जो इंसिडेंस है फीमेल फोर्टिसाइड्स के यानी कि कन्या भ्रूण हत्या के जो केसेस है बच्चों बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रखे हैं। हमने भी देखा होगा, आपने भी पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जो बच्चों फीमेल फोर्टिसाइड्स है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वहीं बच्चों अगर हम बात करें अब थोड़ा जो चाइल्ड सेक्स रेशो वो इंक्रीज हुआ है, वरना पहले क्या था बहुत ही कम था। ठीक है, वहीं अगर हम बात करें अगर गर्ल्स चाइल्ड की बात करें तो 3,000 जो गर्ल्स है वो मैरिड होती है। ठीक है, अगर हम कहें सो डेटा निकल के आता है जो 3 लाख जो गर्ल्स हैं जो अंडर एज होती है 15 से भी कम एज की हैं वो उनकी शादी हो जाती है और बच्चों वो एक एक बच्चे की माँ भी बन जाती है। ठीक है, सो यहाँ पे ये कंडीशन बहुत ही कम एज में यहाँ पे जो बच्चियां हैं जो गर्ल्स हैं वो मदर बन जाती हैं। आगे बात देखेंगे, मोर देन 50% ऑफ मैरिड वुमेन between the age group of 15 and 49 suffers from anemia caused by iron deficiency. It has contributed to 90% of material death. अगर हम बात करें जो है 50% जो विमेंस है बच्चों मैरिड विमेंस है जो एज ग्रुप है 15 से लेकर 49 तक की जो एज ग्रुप है इसमें जो विमेंस हैं उनको ज़्यादातर बच्चों क्या डिजीज हो रही है, एनीमिया की डिजीज हो रही है। अब एनीमिया क्या होता है बच्चों, बहुत ही कम ब्लड बनता है। ठीक है, ब्लड आप जो बॉडी में ब्लड बनने की जो रेट होती है जो रफ्तार होती है बच्चों वो बहुत कम होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा बच्चों बॉडी में आयरन की कमी होती है, मील जो लिया जाता है या फूड जो लिया जाता है उसमें आयरन की कमी होती है और बच्चों विटामिन की कमी होती है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, एनीमिया पाया जाता है। इट हैज़ कॉन्ट्रीब्यूट टू 90% ऑफ मैटरनल डेथ। और बच्चों इसकी वजह से जो मैटरनल डेथ है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, 90% से ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। या फिर हम कहें 90% जो वुमेन्स की जो डेथ है वो किसकी वजह से होती है, एनीमिया की वजह से होती है। सो बच्चों ये हमने देखा। सो ये जो कंडीशन है बच्चों वो बता रही है कि इंडिया में वुमेन्स की जो हेल्थ है बच्चों बहुत ही खराब है। ठीक है, उसको इम्प्रूव करने की जरूरत है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ, डिस्कस द मेजर पब्लिक हेल्थ मेजर अंडरटेकन बाय द स्टेट ऑफ रिसेंट ईयर ऑफ कंट्रोल डिजीज। अगर हम बच्चों ये कह रहा है पहला तो पब्लिक हेल्थ के बारे में बताओ। ठीक है, और कह रहा है कौन कौन से मेजर पब्लिक हेल्थ मेजरमेंट है जो हम लेते हैं किसके लिए, यहाँ पे कंट्री की जो स्टेट है हेल्थ को लेकर वो दिखाने के लिए, और इतने रिसेंट ईयर में कितना कंट्रोल हुआ है डिजीज इसके बारे में बताना। ठीक है बच्चों, तो पब्लिक हेल्थ जो एक कंट्री में जितनी भी पब्लिक रह रही है, जितनी पॉपुलेशन है, उन सबके हेल्थ के बारे में बताना ही क्या हो गया, पब्लिक हेल्थ हो गया। पब्लिक हेल्थ रेफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ ऑल द पब्लिक इन द कंट्री। ठीक है, ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री। ठीक है, किसी भी कंट्री में जितने लोग रह रहे हैं उनका हेल्थ स्टेटस क्या है बच्चों, वो पब्लिक हेल्थ हो गया। अब किसी कंट्री में पब्लिक हेल्थ स्टेटस अच्छा है सो बच्चों वो अच्छे से ग्रो करेगी।
किसी कंट्री में पब्लिक हेल्थ स्टेटस अच्छा नहीं है यानी बहुत बुरा है, सो बच्चों वहां क्या होगा, उतने अच्छे से डेवलपमेंट नहीं होगा। सो हम कहेंगे सम मेजर अंडरटेक बाय द स्टेट ऑफ रिसेंट ईयर टू कंट्रोल डिजीजेस। कौन कौन से मेजरमेंट लिए गए हैं? सो सबसे पहले अगर हम बात करें, सक्सेस इन द लॉन्ग रन बैटल अगेंस्ट डिजीजेस डिपेंड्स ऑन अ एजुकेशन एंड एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हम बात करें बच्चों कि जो लॉन्ग टर्म बैटल है हमें लड़नी पड़ी है किसके लिए, यहाँ पे डिजीज को, जो कि हमारे किस पे है, यहाँ पे एजुकेशन और एफिशिएंट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमें अभी भी अगर सक्सेसफुल होना है हेल्थ में, सो अभी भी हमें बहुत लंबी जो है बैटल लड़नी पड़ेगी। इट इज देयरफॉर क्रिटिकल टू क्रिएट अवेयरनेस ऑन अ हेल्थ एंड हाइजीन सिस्टम। और इसके लिए अगर हमें सक्सेस होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों में क्या करना पड़ेगा, अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी हेल्थ के लिए और हाइजीन सिस्टम के लिए क्रिएट करनी पड़ेगी। जब हेल्थ और हाइजीन सिस्टम अपने आप इंप्रूव होने लगेगा, सो हम मान के चलेंगे डिजीजेस अपने आप क्या होगी, कंट्रोल होनी शुरू हो जाएगी। आगे हम देखेंगे बच्चों, द रोल ऑफ टेलीकॉम एंड आईटी सेक्टर कैन नॉट बी नेग्लिगेटेड इन द प्रोसेस। अगर हम बात करें हेल्थ हाइजीन तो ठीक है मैम, उसके साथ साथ टेलीकॉम और इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्री या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर भी कंट्रीब्यूट करता है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में। कैसे? जैसे कि अगर हम बात करते हैं आईटी सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर, आज हमें कोई भी प्रॉब्लम होती है हम झट से अपना फ़ोन निकालते हैं और उसमें सर्च करते हैं, जो भी डिजीज़ हो उसके बारे में सर्च करते हैं, हमें पता चल जाता है कि इस डिजीज़ के लिए जो स्पेशल डॉक्टर है वो कहाँ है, कहाँ बैठता है, कहाँ इलाज करता है। ठीक है, उसके अलावा बच्चों जो आजकल सर्जरीज जो हो रही है बच्चों, वो इवन ऑनलाइन हो रही है। ऑनलाइन मतलब कहीं फॉरेन में कोई स्पेशल डॉक्टर बैठा है, यहाँ अपनी कंट्री में कोई स्पेशल डॉक्टर है, वो सर्जरी करता है, तो वो फॉरेन का जो डॉक्टर है वो क्या करता है, उसको यहाँ पे मॉनिटर करता है। ठीक है, सो यहाँ पे बच्चों अगर हम बात करें टेलीकॉम जो आईटी सेक्टर है या फिर जो बड़ी बड़ी मशीनरीज हैं बच्चों, वो कहाँ से आती है, टेलीकॉम और आईटी सेक्टर से ही आती है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हेल्थ केयर प्रोग्राम also rest of the primary center efforts should be made to make PHCs more efficient। और बच्चों जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनके लिए बच्चों इफेक्टिवली हेल्थ केयर प्रोग्राम लगाने चाहिए, हमें बनाने चाहिए, जिससे कि क्या हो, जिससे कि जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो मोर एफिशिएंट तरीके से काम कर सके। ठीक है, encouragement should be given to private public partnership। They can effectively ensure reliability, quality and affordability of both drugs and medical care। वही बच्चों अगर हम बात करें प्राइवेट पब्लिक जो पार्टनरशिप है, इसको इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे जो इफेक्टिवली होगा, इफेक्टिवली यहाँ पे इंश्योर होंगे कि इसमें रिलायबल होगा, ये क्वालिटी होगा और अफोर्डेबिलिटी होगा। हर पर्सन जिसको भी यहाँ पे ट्रीटमेंट की ज़रूरत है वो उस यहाँ पे बच्चों इसको क्या कर सके, अफोर्ड कर सके। ठीक है, ये रिलायबल होनी चाहिए फैसिलिटीज़ और बच्चों क्वालिटी में होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पे इवन किसमें, ड्रग्स और मेडिकल केयर दोनों में ही ये चीज़ें होनी चाहिए। और इस पे पॉसिबल कैसे होगा, जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर जो है दोनों ही पार्टनरशिप में काम करें। ठीक है, पीपीपी मॉडल है यहाँ पे, प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप का मॉडल यहाँ पे फॉलो करेंगे। सो इससे क्या होगा, हमारा हेल्थ सेक्टर जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिस्ट आउट द 6 सिस्टम ऑफ इंडिया मेडिसिन। यहाँ पे बच्चों दिया हुआ है कि जो इंडियन मेडिसिन है बच्चों, उसमें कौन से 6 सिस्टम है जो हम पुराने टाइम से अब तक फॉलो करते आ रहे हैं। सो बच्चों यहाँ पे उसको आयुष के नाम से जानते हैं। आयुष यानी ए में अगर हम बात करें, ए क्या हो गया, ए यानी आयुर्वेदा। अब हमारी कंट्री में आयुर्वेदा कब से है, बहुत पुराने, बहुत ही भाई ट्रेडिशनल टाइम से हमारे इंडिया में क्या आ रहा है, आयुष चल रहा है, सॉरी आयुर्वेदा चल रहा है। उसके बाद में योगा एंड न्यूरोपैथी, यू यानी यूनानी, एस यानी सिद्धा और एच यानी होम्योपैथी। ठीक है बच्चों, सो ये 6 सिस्टम है इंडियन मेडिसिन के और ये बहुत इफेक्टिवली है और इनकी जो कॉस्ट है, ट्रीटमेंट की कॉस्ट है बच्चों, वो बहुत कम है। इसीलिए बच्चों हमारे कंट्री में ये जो 6 सिस्टम है वो अच्छे से क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। सो आयुष के नाम से, ए यानी आयुर्वेदा, वाई यानी योगा एंड नेचुरोपैथी, यू यानी यूनानी, एस यानी सिद्धा और एच यानी क्या हो गया, होम्योपैथी हो गया। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हाउ कैन वी इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर प्रोग्राम। हमें बच्चों अगर हेल्थ केयर को इंक्रीज करना है, इफेक्टिव करना है,
सो हम किस तरह का हेल्थ केयर प्रोग्राम जो है वो यहाँ पे लाएं जिससे कि इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाए हेल्थ में। सो हेल्थ इज अ वाइटल पब्लिक गुड्स एंड अ बेसिक ह्यूमन राइट्स। ऑल सिटीजन can get better health facility if public health service are decentralized. Some measures that should be taken are, यहाँ पे बच्चों क्या रखा है पब्लिक गुड्स और जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है बच्चों वो क्या है, हेल्थ है। हेल्थ एक पब्लिक गुड्स है और बच्चों क्या है, बेसिक ह्यूमन राइट्स है। हर ह्यूमन को यहाँ पे हेल्दी रहने का अधिकार है, ठीक है। सारे जो सिटीजन है इस इंडिया के उन सबको बच्चों यहाँ पे अच्छी हेल्थ फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर हेल्थ फैसिलिटी अच्छी कैसे मिलेगी, जब जो पब्लिक सर्विसेज है हेल्थ की वो क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो। अगर पब्लिक हेल्थ जो है वो डिसेंट्रलाइज होगी सो बच्चों क्या करेंगे, जो सारे सिटीजन हैं वो बेटर उनको क्या मिलेगी, हेल्थ फैसिलिटीज मिलेगी। अब मेजरमेंट क्या हो गया, ऑलरेडी हम बच्चों क्वेश्चन नंबर हमारे जो 19 है उसमें देख चुके हैं, फिर भी देख लेते हैं। सक्सेस ऑफ द लॉन्ग term battle against diseases depends on our education and efficient health in our infrastructure। अगर हमें बच्चों efficient health infrastructure करना है सो हमें एजुकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लोगों पे हाइजीन और जो लोगों को हेल्थ के लिए अवेयरनेस है वो जगानी चाहिए लोगों में। उसके साथ ही अगर हम बात करें रोल ऑफ टेलीकॉम, जो टेलीकॉम और जो IT सेक्टर है बच्चों उन पर भी क्या करना चाहिए, वो भी इतना ही पार्टिसिपेशन देते हैं जितना कि हेल्थ अवेयरनेस और यहाँ पे हाइजीन देता है, ठीक है। यहाँ पे सेकंड थर्ड, ठीक है। द इफेक्टिवनेस ऑफ द हेल्थ केयर प्रोग्राम ऑल्सो रेस्ट ऑफ द प्राइमरी सेंटर एफर्ट शुड बी ट्रेन टू मेक PHCs मोर एफिशिएंट। जो बच्चों इफेक्टिवली हेल्थ प्रोग्राम है प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे वो इफेक्टिवली होने चाहिए। उसकी वजह से क्या होगा, जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वो क्या होगा, बहुत ही इफिशिएंट तरीके से काम करेंगे। इंकरेजमेंट शुड बी गिवन टू प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप। अब जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इंक्रीजमेंट करना चाहिए, क्यों, क्योंकि इससे जो इफेक्टिवनेस है वो आएगी किसमें, रिलायबिलिटी में, क्वालिटी में और अफोर्डेबिलिटी में, चाहे वो ड्रग्स हो चाहे बच्चों मेडिकल केयर हो। सो ये था बच्चों हमारे क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर। ये सारा चीज अगर हम इनमें फॉलो करें सो हमारा हेल्थ केयर प्रोग्राम है वो उसमें क्या होगा, इफेक्टिवनेस इंक्रीज हो जाएगी। सो बच्चों आज के सेशन में हमने देखा था कि NCERT इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन है, उन क्वेश्चन का आंसर हमें कैसे देने हैं। आई होप सो आपको भी समझ में आया होगा, आपको भी बच्चों अच्छा लगा होगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।